भारत एक ऐसा देश जहाँ पर कई सारी नदियाँ बहा करती हैं। इनमें से कई नदियाँ सालों भर बहती हैं तो वहीं कुछ साल के कुछ समय के लिए बहा करती। इन्हीं नदियों में से एक नर्मदा। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ों में स्थित एक छोटे से जलाशय जिसे लोग नर्मदा कुंड भी कहते हैं से हुआ। नर्मदा वैसे तो भारत के बहुत बड़े आबादी का प्यास और पेट में लगी भूख की आग को मिटाने का काम करता है, मगर यही कई बार कई क्षेत्रों में बाढ़ का भी कारण बन जाता है। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 में नर्मदा के ऊपर कई सारे डैम बनाने की घोषणा की और इसके बाद कई सारे लोग उनके मूल निवास से हटाकर कहीं और हस्तांतरित किया गया। नर्मदा डैम बनाने से न सिर्फ कई लोगों को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित किया गया बल्कि कई के खेत भी उनके हाथ से निकल गए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंसान तब तक विरोध नहीं करता जब तक उसके पेट में लगने वाली भूख की आग को बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन हो और उसके सर छिपाने के लिए उसके पास छत हो। मगर नर्मदा पर बनने वाले बांध की वजह से दोनों ही लोगों से चिंतित दिखाई दे रहे। और शायद इसलिए 1987 में सरदार सरोवर डैम के पर काम शुरू होने वाला था, उसके पहले 1985 में कई स्थानीय नेता जैसे कि मेधा पाटकर के नेतृत्व में कई स्थानीय जनजाति, कृषक, पर्यावरण संरक्षक और मानव अधिकार संरक्षक ने इन बन रहे बांधों के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नर्मदा के जलमार्ग को समझ लेते। मतलब अब हम यह समझेंगे कि नर्मदा कहाँ से निकली और कैसे कैसे वह सागर में जाकर मिली। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही देखा, नर्मदा का शुरुआत एमपी में होता है और इसके बाद यह नदी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के खेतों एवं मानव की प्यास बुझाती है और इसके बाद यह अरब सागर में चली जाती। यह नदी अपने उद्गम से लेकर अंत होने तक 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती और साथ ही इस नदी में 41 छोटे छोटे सहायक यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर आकर मिलती। अब चूंकि हमने नर्मदा के भौगोलिक समझ ले लिया है तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इस प्रोजेक्ट के तहत नर्मदा पर 3000 छोटे, 135 मिडिल एंड 30 बड़े बांधों के साथ सरदार सरोवर बांध की भी ऊंचाई को बढ़ाना था, मगर लोग मुख्य रूप से सरदार सरोवर बांध के बढ़ रहे ऊंचाई का विरोध कर रहे। मगर आमतौर पर हम यह देखते हैं कि जब कभी देश में कहीं भी आंदोलन होता है तो कभी कभी वहाँ पर हिंसा भी हो जाती, जिससे न सिर्फ आम लोग और उनकी निजी संपत्ति को नुकसान होता है बल्कि साथ ही करदाता के पैसों से खरीद की गई सरकारी संपत्ति को भी नुकसान होता है। मगर नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के आगे होने वाले तमाम आंदोलन के लिए एक उदाहरण बन गया कि कैसे शांति से किए गए आंदोलन दुनिया सुनती भी है और समझती भी। अपनी दुनिया को शांति के साथ समझाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोगों ने कई सारे हथकंडों को अपनाया, जिसमें मुख्यतः कानूनी कार्रवाई, भूख हड़ताल, रैलियां और साथ ही कलाकारों के दुनिया से कई फिल्मकार और अदाकारों ने भी उनकी मदद। इस आंदोलन ने नया मोड़ तब लिया जब नर्मदा बचाओ आंदोलन के 2000 लोगों ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने 5 दिनों के लिए धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री को नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पुनः विचार करने पर मजबूर होना। मगर आंदोलन अभी भी कहाँ रुकने वाला था। दिसंबर 1990 साल 1990 दिसंबर, ठंड का समय था। स्कूल में ठंड की छुट्टी दे दी गई थी। कई लोग घर में आग जलाकर या रूम हीटर चलाकर टीवी या रेडियो पे चाय के चुस्कियों के साथ समाचार सुनना पसंद करते थे। और तभी टीवी और रेडियो के समाचार चैनल पर
यह बताया जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठन के 6000 औरतें और आदमी भाग ले रहे हैं ताकि वे अपना विरोध प्रदर्शन कर सके। और यह विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर का एक यात्रा निकाला। जनवरी 1991 जनवरी 1991 नर्मदा बचाओ आंदोलन का दिसंबर 1990 में 100 किलोमीटर का निकाला गया यात्रा खत्म हो गया, मगर इसके बाद भी ना तो ठंड का मौसम खत्म हुआ था और ना ही आंदोलनकारी के जोश। और शायद इसलिए ही बाबा एमिटी और उनके साथ 7 लोगों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर लाने के लिए 22 दिनों का भूख हड़ताल पर चले गए। और इसी साल आंदोलन के नेता मेधा पाटकर और बाबा अमेठी ने को लाइवलीहुड अवार्ड से नवाजा गया। चूंकि अभी भारत को आज़ाद हुए महज 30 से 35 साल ही हुए थे, इसलिए भारत खुद नर्मदा पर बन रहे बांधों का पूरा खर्च नहीं उठा सकता। इसलिए साल 1985 में भारत ने विश्व बैंक से सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए $450 मिलियन की मांग, जिसके लिए विश्व बैंक तैयार भी हो गया। तो वहीं इसी साल 1985 में मेधा पाटकर द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी गई। इन सब को देखते हुए वर्ल्ड बैंक पर यह दबाव बन गया कि वह इस परियोजना से खुद को दूर कर दे, क्योंकि मेधा पाटकर ने न सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कार्यालय वाशिंगटन डीसी तक अपने विरोध प्रदर्शन को किया। जिसके बाद विश्व बैंक को यह घोषणा करना पड़ा कि अब वे इस परियोजना का खुद पुनः मूल्यांकन करेंगे। साल 1991 ईयर 1991 ये वो साल था जब विश्व बैंक ने मॉर्स कमीशन का गठन किया, जिसका मुख्य काम यह था कि वह इस परियोजना में होने वाले पर्यावरण को नुकसान और एवं मानव अधिकार की रक्षा को देखे। साल 1993 ईयर 1993 ये वो साल था जब नर्मदा बचाओ आंदोलनकारी के लिए एक बहुत बड़ा जीत का सौगात मिला, जब ईयर 1993 में वर्ल्ड बैंक ने खुद को इस परियोजना से दूर कर दिया। एक तरफ यह सब चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर नर्मदा जिन राज्यों से गुजरती है उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी की सरकार नर्मदा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी एकमत नहीं थी। ईयर 1969 साल 1959 ये वो साल था जब नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई, जिसका मुख्य मकसद यह था कि नर्मदा के पानी के बंटवारे को लेकर हो रहे राज्यों के बीच विवाद को खत्म करना। साल 1969 ये वो साल था जब नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने अपने रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में रखी, जिसमें यह कहा गया कि हर साल बांध से 35 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी लोगों के इस्तेमाल के लिए छोड़ा जाए, जिसमें से 65% मध्य प्रदेश को मिलेगा, 32% गुजरात को मिलेगा और 3% राजस्थान और महाराष्ट्र को मिलेगा। साल 1999 ईयर 1999 इस साल सरदार सरोवर बांध पर फिर से काम शुरू हुआ और इस 163 मीटर ऊंचे बांध का काम 2006 तक चला। साल 2017 ये वो साल था जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि सरदार सरोवर बनने वाले बांध की वजह से जो भी परिवार प्रभावित हुआ है उन्हें मुआवजे के तौर पर 60 लाख दिया जाए। और इस तरह से नर्मदा पर बनने वाले बांध की वजह से प्रभावित लोगों को इंसाफ मिला। ये भारत जैसे लोकतंत्र में ही हो सकता है कि किसी आंदोलनकारी को देशद्रोही ना समझकर उन्हें इंसाफ का हकदार समझा जाए। ये ना तो प्रभावित लोगों की जीत थी और ना ही सरकार की, यह तो
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत। इस घटना ने दुनिया को एक बार फिर लोकतंत्र की ताकत से अवगत कराया।